नमस्कार, स्वागत है सबलाइम न्यूज़ में। जैसे कि आप जान रहे हैं, सारे हिंदुस्तान में फिर से एक माहौल बन गया है इलेक्शन का और चुनाव का। और कई राज्यों में चुनाव की बिगुल बज चुकी है। और सबसे पहला नंबर आ रहा है बंगाल का। और बंगाल में अभी आप देखेंगे तो पूरा बीजेपी का जितना कुंभा है, जितने सीनियर लीडर हैं इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, अभी वहां पर उन लोग कैंप करने में लगे पड़े हैं। और जबकि उनको मुंह की खानी पड़ रही है। हर चुनाव के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ है जब किसी भी पार्टी का सीनियर लीडर अगर स्पीच दे रहा हो तो वहां पर पब्लिक हॉर्न बजा रही हो और फाइनली उनको वहां से निकलना पड़ता है। यही हाल हुआ है बंगाल में जेपी नड्डा का। जेपी नड्डा जब स्पीच जब शुरू कर रहे हैं, तब लोग वहां पे जो उनके सामने खड़ी जनता है वो हॉर्न बजा रही है। फाइनली उनको वहां से स्टेज से उतर के भागना पड़ा। और यहाँ पर तो ऐसे भी मामले आए हैं सामने जहां गाड़ियां छोड़ के इन्होंने भागना पड़ा, क्योंकि बंगाल को इस बार कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है और ममता दीदी को कोई भी नहीं हरा सकता, ऐसा वहां की जनता का कहना है। क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से देश को ठगने का काम किया है उसको वो भली भांति सब जानते हैं। और असम में जो एनसीआर और सीए का मामला हुआ है, और असम क्योंकि बंगाल से सटा हुआ है, जबकि उसके असम समझौता को भी बीजेपी ने ममोड़ चमोड़ के फेंक दिया, साइड में डस्टबिन में डाल दिया लिटरली। क्योंकि असम समझौता के अंदर था जो क्लॉज, उस क्लॉज को इन्होंने हटा दिया, ख़त्म कर दिया। वैसे भी ये नए कानून के आड़ में पुराने सही अच्छे भले कानून को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करेंगे ये किसी ने सोचा नहीं था। खुद वो लोग जो एक टाइम में बीजेपी के वोटर थे, उन्होंने भी ये नहीं सोचा था कि असम समझौता और भी कई सारे दूसरे स्टेट में कुछ क्लॉज थे, उनको इस तरीके से बत्ती बनाकर फेंकने का काम करेगी बीजेपी। और उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना ही होगा। और इस बार भी जिस तरीके से 2 टर्म लास्ट टाइम ममता दीदी के सामने पूरा ऑपोजिशन खड़ा था और ममता दीदी अकेले खड़ी थी और जीत हासिल करने का काम किया था, उसी तरीके से इस बार भी बहुत भारी मतों से ममता दीदी जीतने का काम करेगी और बंगाल में फिर मुख्यमंत्री बनेंगी ममता बनर्जी, ऐसा वहाँ की जनता का कहना है और ऐसी वहाँ की पुकार है दोस्तों। जबकि एक तरफ आप देखेंगे तो बीजेपी अपने बेशर्मी का सारा ब्रेक कर रही है रिकॉर्ड, और वहाँ पर अलग अलग टाइप के लुभावने चीज़ें दे रहे हैं। जबकि वहाँ की जनता और पूरे देश की जनता ये भी जान रही है कि 2014 में इन्होंने किस तरीके से ठगने के लिए एक मुहावरा बनाया कि 15 लाख आएगा अकाउंट में, काला धन आएगा। और उसके बाद जो इन्होंने नोटबंदी और जीएसटी लगाकर बिजनेसमैन को बर्बाद करने का काम किया, देश को बुरा हाल, पूरे देश का बुरा हाल हो गया है। यहाँ तक कि जितने अब बिजनेसमैन हैं वो भी आज आंदोलन पर उतारू हो गए हैं और वो लोग भी स्ट्राइक्स करने जा रहे हैं। जिस तरीके से किसान मजदूर सारे सड़क पे आके बैठे हुए हैं पिछले कई महीनों से दिल्ली में, और इस बार पूरा वहाँ का किसान आंदोलन कलकत्ता की तरफ कूच कर रहा है। और साथ साथ खबर ये भी आ रही है कि जो बिजनेसमैन का एक तबका है, एक जो बड़ा एक यहाँ का कुंभा है, जो बड़े बिजनेसमैन के एक यूनियन है, एक समूह है, वो भी इस सरकार के ख़िलाफ़ और जीएसटी के ख़िलाफ़ आंदोलन पर उतर रहा है। और साथ साथ ये भी आपको मैं बताता चलूँ कि इस बार का चुनाव इन्होंने बहुत अपने आप को प्रेस्टीज इशू जैसा बना दिया है, लेकिन इससे कोई फ़ायदा हासिल इनको होने वाला नहीं है। क्योंकि अभी ये आंदोलन चालू है, यानी कि जो मज़दूर जो किसान आंदोलन है वो चालू है। और बंगाल के अंदर एक बड़ा हिस्सा किसान है और उसमें कुछ ज़मींदार भी हैं, कुछ लैंडलॉर्ड भी हैं। और ये भली भांति जानते हैं कि जो ये 3 बिल इन्होंने लगाया है, इनको ये 3 बिल ही रीज़न बनेगा इनकी हार का, और सबसे बड़ा रीज़न बनेगा 3 बिल इनकी हार का। लेकिन उससे पहले एक और रीज़न है, जो बंगाल के सटे आसाम में इन्होंने एनआरसी लागू किया। इवन अभी भी एनआरसी का प्रोसेस चालू है। जो सीए एनआरसी लाया है उससे तो न जाने कितने लोग परेशान हो गए हैं, लाखों लोग सड़क पर आ गए हैं। और क्योंकि बंगाल और आसाम इस तरीके का है कि सुबह जाते हैं और शाम आते हैं, ऐसा नेबर स्टेट है। और वहाँ पर आसाम के अंदर टी प्लांट बहुत सारे हैं, चाय बागान बहुत सारे हैं। और एक लेबर तबका, एक गरीब तबका बंगाल से, यानी पश्चिम बंगाल से, इवन बांग्लादेश से भी वहाँ पर काम करने लोग आते हैं और शाम को वापस जाते हैं। और कुछ लोग वहाँ पर माइग्रेटेड हैं पिछले कई सालों से, लेकिन उनको भी ये हक नहीं मिल रहा है, ये दर्जा नहीं मिल रहा है। यानी वहाँ के स्टेट जो सिटीज़नशिप होती है
उससे वो महरूम होने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है आज की तारीख में चुनाव का। लेकिन फिर भी इनका, और मैं आपको बताता चलूँ, जिनको पीके कहते हैं, हाँ, प्रशांत किशोर, जो एक टाइम में ऑलमोस्ट बड़ी बड़ी पार्टियों का एक इलेक्शन कैंपेनर बने हैं वो, यानी कि एक रणनीति, एक एजेंडा, एक इलेक्शन का पूरा कैंपेनिंग डिज़ाइन करते हुए आए हैं। और जिसके लिए उन्होंने इलेक्शन कैंपेनिंग किया है, इलेक्शन कैंपेनिंग को डिज़ाइन किया है, वो पार्टी और वो कैंडिडेट जीत के आए हैं। तो इस बार उन्होंने भी जैसे ही अभी इलेक्शन का बिगुल बजा तो उन्होंने कह दिया कि ममता दीदी को हराने कोई भी खड़ा हो जाए, लेकिन वो हारने वाली नहीं है। ममता दीदी ही मुख्यमंत्री बंगाल की बनने वाली है फिर से। तो ये एक इनडायरेक्टली कामयाबी का सिग्नल मिल जाता है जब ये पीके बोलते हैं ये बात। और पीके यानी प्रशांत किशोर बिहार में नीतीश कुमार के लिए कैंपेनिंग कर चुके हैं, दिल्ली में केजरीवाल जी के लिए कर चुके हैं, और बीजेपी के भी कई सारे बड़े नेताओं के लिए कर चुके हैं। इवन ममता दीदी के लिए आई थिंक सेकंड या थर्ड टर्म है जब वो कर रहे हैं। तो इस तरीके के एक्सपर्ट्स, क्योंकि ये सारी चीज़ों को हर पहलू पर ये नज़र डालते हैं, हर चीज़ को एनालाइज करते हैं और पब्लिक ओपिनियन लेते हैं, उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कौन सा कैंडिडेट कहां से निकलने वाला है। लेकिन अभी एक बड़ा सवाल और है कि किस तरीके से इन्होंने जो चुनाव में बैलेट पेपर को अवॉइड करने का काम किया है, और ये जो मशीन से, ईवीएम मशीन से ये लोग इलेक्शन कराते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिहार में आरजेडी को जितना फ़ायदा होना चाहिए था उतना फ़ायदा नहीं हुआ, और आरजेडी वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी बिहार की बनी, लेकिन उनकी सरकार नहीं बन पाई क्योंकि इन्होंने ईवीएम से बहुत खेल खेला, ऐसा सूत्रों का बताना है। उसी तरीके से बंगाल में भी ऐसा हुआ तो ममता दीदी जीतने को तो जीतेंगी और सीएम भी बनेंगी, लेकिन उनको उस तरीके से शायद फ़ायदा नहीं हो पाए जिस तरीके से फ़ायदा होना चाहिए। तो देखते हैं, हमारी नज़र बनी हुई है बंगाल के चुनाव पर, और भी पंचायत चुनाव बिहार में भी होने वाला है, ऐसे 3 राज्यों में चुनाव होने वाला है। तो देखते हैं कहां पर किस तरीके से है, किस किस टेक्निक को इस्तेमाल करती है, ये देखने की बात है। और हाल में ही पंजाब में ईवीएम मशीन को जियो टावर से कनेक्ट किया गया था, जब जियो टावर को ध्वस्त कर दिया किसान भाइयों ने, तब एक तरफा से मतलब इनका खाता भी नहीं खुला, इनकी ज़मानत जब्त जैसा हो गया, यानी कि इनका सुपड़ा साफ हो गया। तो ऐसी ही उम्मीद की जा रही है बंगाल के अंदर के बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप पहली बार हमारा ये न्यूज़ देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने कॉन्टैक्ट्स में हमारी खबर को ज़रूर पहुंचाइए, ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।